आधी रात का वक्त था। घना कोहरा सुमेरपुर गांव को घेरा हुआ था। भयंकर ठंड थी। सुमेरपुर गांव पहाड़ों के बीच बना हुआ था। काली घनी अंधेरी रात में सुमेरपुर गांव के बड़े बड़े पेड़ अजीब सी आकृति बना रहे थे। गांव के सभी लोग अपनी रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन गांव से कुछ ही दूर बनी एक बहुत पुरानी हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी। रमेश और राजन मोटा कंबल ओढ़े हुए, हाथ में टॉर्च लिए हुए उसी हवेली के अंदर खड़े हुए थे। ये दोनों चोर थे और चोरी के मामले में कई बार जेल भी जा चुके थे। तभी एक तेज हवा का झोंका उन दोनों से टकराया। मैं अभी भी कहता हूँ रमेश, यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अबे चुप कर, आज यहाँ से मोटा माल लेकर ही जाएंगे। डरने के बजाय मेरी मदद कर। अबे बेवकूफ, इस खंडहर हो चुकी हवेली में सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं मिलेगा। अबे बेवकूफ मैं नहीं तू है। इस हवेली में कम से कम 40 बड़े बड़े कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे में ताला लगा हुआ है। हमें उसी ताले को तोड़ना है, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन मैंने सुना है कि उसी कमरे में उसे कैद किया गया था। कहते हैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो सब फिजूल की बातें हैं। पहले के राजा महाराजा ऐसे ही मनगढ़ंत अंधविश्वासी अफवाहें फैला देते थे ताकि उनकी हवेलियों में रखा हुआ सोना चांदी सुरक्षित रह सके। अब बहस मत कर, चल उसी कमरे के ताले को तोड़ते हैं। इतना बोलकर रमेश उस कमरे की ओर दौड़ने लगा जिस कमरे में बरसों से ताला लगा हुआ था। मजबूरी में राजन को भी उसके पीछे जाना पड़ा। कमरे में लगे ताले को देखकर राजन बुरी तरह से डर गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, रमेश देख, इस ताले में पीला धागा बंधा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इस ताले को नहीं तोड़ना चाहिए। तू बड़ा भोला है राजन। अरे तुझे बताया तो था, ये सब मनगढ़ंत बातें होती है। इतना कहकर रमेश ने अपने हथौड़े से उस ताले पर वार करना शुरू कर दिया। उसने उस पीले धागे को तोड़कर फेंक दिया। कुछ ही देर में ताला टूट गया। रमेश ने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक काला साया बड़ी फुर्ती से निकलकर बाहर की ओर भागा और देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने ओझल हो गया। ये देखकर रमेश के माथे पर कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने की बूंदें चमकने लगी। राजन डर कर चीख कर बोला, मैंने कहा था ना रमेश कि इस कमरे में उसे कैद किया गया था। तूने देखा कि इस कमरे से एक काली परछाई निकलकर गायब हो गई। रमेश ने डरकर सकपका कर कहा, हाँ हो सकता है ये हमारा वहम हो। तभी उन दोनों के कानों में किसी औरत के गीत के गुनगुनाने का स्वर सुनाई दिया। कौन है यहाँ पर? अरे सुन नहीं रहा? ये किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज है। ये वही है जिसके बारे में हम अपने बाप दादा के जमाने से सुनते चले आ रहे हैं। इसका मतलब वो कथाएं सब सच्ची है। मगर रमेश ने राजन की कोई बात नहीं सुनी। उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में चलने लगे जहाँ से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। रमेश तुझे क्या हो गया है? कहाँ जा रहा है तू? मगर देखते ही देखते रमेश अंधेरे में कहीं गायब हो गया। राजन ने रमेश को बहुत पुकारा मगर उसने राजन की एक नहीं सुनी। मानो वो उस आवाज के सम्मोहन में खो गया था। राजन वहां पर अकेला रह गया था। तभी राजन को अंधेरे में रमेश की एक जोरदार दिल दहला देने वाली चीख सुनाई। राजन भागता हुआ उस ओर पहुंच गया, लेकिन ये देखकर राजन की होश उड़ गए। रमेश जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी दोनों आंखों की पुतलियां गायब थी। राजन एक जोरदार चीख के साथ बेहोश होकर गिर गया। इस घटना के 1 महीने बाद आर्यन, आज इतने लेट कैसे हो गए? मैं कब से तुम्हारा फोन मिला रही हूँ। ये देखो क्या न्यूज चल रही है। कैसी न्यूज? यही कि सुमेरपुर नाम के गांव में पिछले 1 महीने में संदिग्ध तरीके से वहां के वासियों की लाशें मिल रही हैं और उन सब लाशों की आंखों की पुतलियां गायब होती हैं। अरे ये सब बकवास बातें हैं। ये मीडिया वाले भी आजकल कुछ भी चलाते हैं। वैसे आज हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स की मीटिंग थी। एवरीथिंग इज ओके ना? हाँ, हमें सरकार की तरफ से इसी सुमेरपुर गांव जाने का ऑर्डर मिला है, मुफ्त चिकित्सा के लिए। व्हाट? क्या कह रहे हो? तुम मना कर देते तुम। और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऊपर से ये न्यूज मुझे सही नहीं लग रहा। तुम टेंशन मत लो, 1 हफ्ते की ही बात है। और हाँ, इस बकवास न्यूज पर मत जाओ। लेकिन आर्यन, सुमेरपुर गांव में तुम जब तक रहोगे मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। अरे बाबा, मैं कोई अकेले नहीं जा रहा। मेरे साथ डॉक्टर अपूर्वा और दोस्त डॉक्टर आशु भी साथ चल रहा है। नलिनी आर्यन की पत्नी थी और आर्यन दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर था। अगली सुबह
आर्यन, अपूर्वा और आशु सुमेरपुर गांव के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से सुमेरपुर का रास्ता 10 घंटे का था। शाम तक वो सब सुमेरपुर गांव पहुंच गए। उन लोगों के लिए सुमेरपुर गांव में पुराने घर पर रहने का इंतजाम सरकार ने पहले से ही कर दिया था। आर्यन ने देखा पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन इधर उधर देखने लगा, मगर उसे आसपास कोई कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? यार अजीब बात है, शाम के 6 बजे ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे आधी रात का वक्त हो गया है। गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी जल्दी इतना सन्नाटा। आर्यन की बात पर अपूर्वा हंसते हुए बोली, ये गांव है आर्यन, यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। ये बात तो सही है अपूर्वा, लेकिन तुमने एक बात नोट नहीं किया, यहाँ आसपास कोई जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा है। आर्यन घर के दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा, मगर लाख कोशिश के बाद भी ताला नहीं खुला। क्या हुआ? यार चाबी तो यही दी गई थी। तभी उनके पीछे से किसी अनजान व्यक्ति का स्वर टकराया। कौन है आप लोग? आप लोगों को इससे पहले तो सुमेरपुर गांव में मैंने नहीं देखा। उन तीनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके सामने एक गांव का व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सर पर सफेद पगड़ी बांध रखी थी। आर्यन उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, ओह थैंक गॉड, कोई तो आदमी नजर आया। जी मेरा नाम आर्यन है, हम यहाँ पर कुछ दिन कैंप लगाकर इस गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। आर्यन की बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत रहस्यमय अंदाज में बोला, मेरा नाम हरिया है। मैं देख रहा था कि आप इस घर का ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत पुराना जंग लगा ताला है, लाइए मैं खोल देता हूँ। आर्यन ने हरिया के हाथ में चाबी पकड़ा दी। हरिया ने जैसे ही चाबी ताले में डालकर घुमाई, ताला तुरंत खुल गया। ये देखकर सब हैरत में पड़ गए। हाँ, अजीब बात है, मैं इतनी देर से इस ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था और नहीं खुला, तुमसे एक कोशिश में ही खुल गया। जाओ आप लोग घर के अंदर चले जाओ, और सुनो, रात के वक्त इस गांव में भूल से भी बाहर नहीं निकलना। क्यों? रात के वक्त यहाँ बाहर निकलना मना है क्या? तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। रात के वक्त कोई अगर दरवाजा खटखटाए तो भूले से भी खोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो व्यक्ति बड़ी तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही सब लोग हंसने लगे। आर्यन हंसते हुए बोला, लगता है कोई सनकी व्यक्ति था। अरे हम सब डॉक्टर हैं, रात में अगर कोई बीमार पड़ गया तो हम दरवाजा ही ना खोले, बेवकूफ। आशु और अपूर्वा अपने अपने रूम में जाकर रजाई में दुबककर गहरी नींद में सो गए, मगर आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हो चुकी थी। वो मोबाइल में वीडियो देखने लगा। तभी आर्यन को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। साथ ही उसे किसी औरत के गुनगुनाने की भी आवाज सुनाई दी। उसके सारे दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। आर्यन उठकर दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा उसके सामने घने कोहरे के बीच एक महिला खड़ी हुई थी, जो अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाली हुई थी। जी कौन है आप? मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई है, आप डॉक्टर हैं ना? आर्यन ये सुनकर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक डॉक्टर हूँ? हमें आए हुए तो अभी कुछ घंटे ही हुए हैं। आखिर रमेश और राजन के साथ क्या हुआ था? आखिर वो परछाई किसकी थी? हरिया ने डॉक्टर को क्यों चेतावनी दी थी कि आधी रात में दरवाजा मत खोलना? आखिर कौन थी ये घूंघट वाली औरत? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।